हेलो, गुड इवनिंग सभी साथियों को। भव्य जो है आपके यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम हमारी आरबीएससी और एनसीईआरटी सीरीज के हम नेक्स्ट चैप्टर पे हम चर्चा करेंगे, जिसके बारे में जो चैप्टर हमें जानकारी देता है राजस्थान के, या फिर हम बात करें शॉर्ट में कि इतिहास के स्रोतों की, कि आखिरकार हमें इतिहास की जानकारी वो किन किन स्रोतों से व किन किन माध्यमों से मिलती है। तो यह चैप्टर हमें उनकी जानकारी देता है। अगर हम बात करें ऐतिहासिक स्रोतों के कि हमें इतिहास की जानकारी कौन कौन से स्रोत देते हैं, तो मेनली दो तरह के स्रोत है इतिहास की जानकारी देने के लिए। इतिहास की जानकारी हमें दो स्रोतों से प्राप्त होती है। अगर हम बात करें इतिहास की जानकारी कौन कौन से, तो उसके दो स्रोत है। पहला है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत और दूसरा साहित्यिक स्रोत। यह दो ऐसे स्रोत हैं जिनसे हमें किसकी जानकारी मिलती है, हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। अगर हम बात करें कि आखिर पुरातात्विक स्रोत हम कहते किसे हैं या फिर साहित्यिक स्रोत हम किसे कहते हैं, तो पुरातात्विक स्रोत में आप उन चीजों को रख सकते हो जो कि हमें किसी भी लेख से या प्राचीन समय के किसी भी लेख, भूलेख, गुहालेख, शिलालेख, पट्टरेख, ताम्रपत्र के लेखन आदि जो भी चीजों की जानकारी या जो भी अभिलेख वगैरह हम पढ़ते हैं, उन सभी को हम पुरातात्विक स्रोतों की कैटेगरी में रख सकते हैं। और साहित्यिक स्रोतों की कैटेगरी में कि प्राचीन समय में जो भी कवि वगैरह हुए हैं उनके द्वारा लिखी गई जितनी भी रचनाएं हैं, चाहे उन्होंने किसी राजा महाराजा की प्रशंसा में लिखी हो या बहुत सी ऐसी प्रशस्ति जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, उन सभी की जो जानकारी हमें मिलती है जो कि लेखन शैली में उपलब्ध है, उन्हें हम साहित्यिक स्रोत की कैटेगरी में रखते हैं। लेकिन अगर पुरातात्विक स्रोतों की भी हम बात करें या फिर हम इतिहास के स्रोतों की जानकारी देने वाले जो स्रोत की बात करें, तो जो पुरातात्विक स्रोत है उन्हें क्या माना गया है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि क्वेश्चन था से पूछा जा सकता है कि इतिहास को जानने के स्रोतों में सबसे प्रमाणिक स्रोत किसे माना गया है। तो जो पुरातात्विक स्रोत है उन्हें सबसे प्रमाणिक स्रोत माना गया है। जो पुरातात्विक स्रोत है उन्हें सबसे प्रमाणिक स्रोत माना गया है। तो हमें यह भी ध्यान रखना है कि सबसे प्रमाणिक स्रोत आखिर किसे माना गया है। तो पुरातात्विक स्रोतों को सबसे प्रमाणिक स्रोत माना गया है जो हमें इतिहास की जानकारी देते हैं। और हम बात करें कि आखिर ऐतिहासिक स्रोतों में हमने रखा किसको है, तो दो। और जिसमें से भी हम बात करें जो हमारा पुरातात्विक स्रोत है उसके अंदर आते क्या है, तो हमें ध्यान रखना है कि जो हमारे पुरातात्विक स्रोत है उसके अंदर हमने मेनली किन चीजों को रखा है, तो जो भी हमारे भूलेख है, जो भी हमारे अभिलेख है, अभिलेख, शिलालेख, ये जो चीजें हैं उन सभी को हमने पुरातात्विक स्रोतों में कहा है। और ये हमें प्राप्त कैसे होते हैं, तो ये मेनली प्राय खुदाई से यह स्रोत हमें प्राप्त होता है, कि यह खुदाई से प्राप्त होता है। अब इनको खुदाई से प्राप्त होते हैं, लेकिन इनको खोजने का कार्य कौन करता है, ये खुदाई आखिर करता कौन है, तो हमें ध्यान रखना है कि जो खुदाई से यह जो पुरातात्विक स्रोत प्राप्त होते हैं जिन्हें क्या माना गया है, इन्हें सबसे इतिहास का सबसे प्रमाणिक स्रोत इन्हें माना गया है। जो कि हमें कैसे प्राप्त होता है, खुदाई से प्राप्त होता है। और ये खुदाई करने का कार्य कौन करता है, ये खुदाई करने का कार्य करता है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा यह कार्य किया जाता है। और अगर हम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के इतिहास की बात करें, तो इसकी जो स्थापना होती है वह 1861
1861 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है और इसकी स्थापना की बात करें तो यह स्थापना किसने की थी? अलेक्जेंडर कनिंघम, जो एक अंग्रेज अधिकारी थे। अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना होती है, जिसका मेनली कार्य क्या होता है कि पुरातात्विक स्रोतों को खोजना, जो कि हमें खुदाई से प्राप्त होता है। भूलेख, अभिलेख, शिलालेख, पट्टलेख आदि जो भी लेख है, यानी कि जो भी अभिलेख वगैरह हम पढ़ते हैं, उन सभी को हमने क्या किसकी कैटेगरी में रखा है? पुरातात्विक स्रोतों की कैटेगरी में हमने उनको रखा है, और यह इतिहास के सबसे प्रमाणिक स्रोत माने जाते हैं। और साहित्यिक स्रोत में वे रचनाएं जो कि इतिहास में कवियों द्वारा जो लिखी गई जितनी भी किताबें हैं, या फिर किसी भी राजा महाराजा की जीवनियां, उन सभी को हमने साहित्यिक स्रोतों में रखा है। तो हमें ध्यान रखना है कि सबसे प्रमाणिक स्रोत इतिहास का हमने किसे माना गया है? वह पुरातात्विक स्रोत को माना गया है, जो कि जितने भी शिलालेख वगैरह है उन सब की हमें जानकारी देता है। और यह खुदाई का कार्य कौन करता है? यह ध्यान रखना है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, जिसकी स्थापना कब होती है? 1861 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। किसके द्वारा? अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा इसकी स्थापना होती है। तो यह वह काम करता है। अब अगर हम बात करें कि जो हमें शिलालेख, भूलेख, अभिलेख क्या होता है, तो इनका डिफरेंस क्या है? तो शिलालेख आखिर हम बोलते किसे हैं, या भूलेख हम बोलते किसे हैं? तो शिलालेख वह चीजें होती हैं जो किसी चट्टान, शिला का मतलब होता है चट्टान या पत्थर, उन पे कोई भी चीज उकेरी गई है। हम अब ये देखते हैं कि कोई भी रोड का उद्घाटन होता है, स्थानीय विधायक, पार्षद वगैरह रोड का उद्घाटन करते हैं, तो रोड के प्रारंभ में एक जो ना नेम प्लेट वगैरह लगवाते हैं, उसी जमाने में भी वो सिस्टम हुआ करता था, तो उन्हें हम उस जमाने क्या बोलते हैं? उन्हें शिलालेख बोलते हैं। वो सिस्टम जो एंशिएंट समय से चल रहा था, वो सिस्टम आज भी है। हम हमारे घरों के बाहर में नेम प्लेट लगाते हैं। कोई भी मंत्री महोदय किसी भी चीज या किसी भी प्रोजेक्ट का उद्घाटन करता है, उस समय की वो नेम प्लेट लगाई जाती है। क्यों? वो नेम प्लेट लगाने का रीजन क्या है? ताकि उस समय की वहां की जानकारी देने के लिए कि ये फला सड़क का निर्माण इस तारीख को प्रारंभ हुआ था, इसके लिए इतना बजट स्वीकृत किया गया है, इस समय प्रेजेंट विधायक इस एरिया के फला है, ये सब जानकारी। वैसे ही जो शिलालेख थे, अभिलेख थे, भूलेख थे, ये हमें किस बात की जानकारी देते हैं और हम इन्हें पढ़ते क्यों हैं? तो यह हमें प्राचीन समय की, जो उस समय राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी, उन सभी की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? वह हमें शिलालेख या भूलेख या अभिलेखों के माध्यम से प्राप्त होती है कि उस समय वहां पे किस राजा का शासन था, उसकी शासन व्यवस्था कैसी थी, प्रजा के साथ में उसका कनेक्ट कैसा था, उसने क्या-क्या प्रजा के लिए विकास कार्य करवाए, कौन-कौन से युद्ध जीते, या फिर उनकी उस राजा की उपाधियाँ क्या-क्या थी। इन सभी तमाम चीज़ों की जानकारी जो हमें मिलती है, वो 2 चीज़ों से मिलती है। वो या तो पुरातात्विक स्रोत, जिनके अंदर हमने भूलेख, अभिलेख, शिलालेखों को रखा है, या फिर उनके शासनकाल के दौरान लिखी गई उनकी किताबें या उनकी आत्मकथाएँ। इनसे, यानी कि हम शॉर्ट में बोल सकते हैं साहित्यिक स्रोतों से। तो इन 2 चीज़ों से हमें इस बात की जानकारी मिलती है, और इसी के आधार पर हमने किसका निर्धारण किया है? इसी के आधार पर हम इतिहास का निर्धारण करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इतिहास का निर्धारण किससे होता है और इतिहास का निर्धारण करने के आखिर स्रोत क्या हैं? तो इतिहास का निर्धारण करने के सिर्फ 2 ही स्रोत हैं। वह कौन-कौन से हैं? पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। अब हम बात करते हैं कि राजस्थान का जो इतिहास है, उसमें राजस्थान से हमें कौन-कौन से अभिलेख वगैरह प्राप्त हुए हैं। तो आज की क्लास होने वाली है जो राजस्थान के जो जितने भी महत्वपूर्ण अभिलेख हैं, उन सभी के बारे में आपको जानकारी देनी है, जो आज तक हाल-फिलहाल में सभी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो हम सबसे पहले अगर बात करें, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बैराठ अभिलेख की। बैराठ अभिलेख की हम बात करें कि बैराठ अभिलेख है क्या? तो राजस्थान के इतिहास और मौर्य काल की जानकारी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैंने आपको बताया था कि बैराठ अभिलेख जो कि किससे संबंधित है? अशोक से संबंधित है, और अशोक बौद्ध धर्म के सबसे बड़े प्रचारक भारत में हुए हैं। और इसकी लोकेशन क्या है कि विराटनगर से यह कौन-सा अभिलेख हमें प्राप्त होता है? विराटनगर, जो कि प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी भी रही है। वहाँ से हमें कौन-सा अभिलेख प्राप्त होता है? वहाँ से हमें बैराठ का अभिलेख प्राप्त होता है। यहाँ से सम्राट अशोक के 2 शिलालेख, यहाँ पे यूज़ हुआ है शिलालेख, यानी कि किसी भी चट्टान या पत्थर पे वो अभिलेख लिखे गए। यहाँ से सम्राट अशोक के 2 शिलालेख प्राप्त होते हैं, जिसका पहले का नाम है भाब्रू का शिलालेख। जो पहला शिलालेख हमें सम्राट अशोक के 2 शिलालेख कहाँ से प्राप्त होते हैं? बैराठ से। जिनमें पहला अभिलेख का नाम क्या है? भाब्रू शिलालेख। तो हमें ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाब्रू शिलालेख हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो आपको ध्यान रखना है, वह बैराठ से प्राप्त होता है। यह सबसे प्रसिद्ध अभिलेख है
जो अशोक के बौद्ध धर्म के प्रति झुकाव का सबसे बड़ा प्रमाण माना जाता है। और इसकी खोज 1837 में कैप्टन बर्ट, और इसकी खोज कहाँ से की थी कैप्टन बर्ट ने? बीजक की पहाड़ी से इसकी खोज की थी। जो भाब्रू शिलालेख है वह क्या जानकारी देता है? वह सम्राट अशोक के जानकारी देता है, और उसमें भी सम्राट अशोक के बारे में क्या जानकारी देता है कि उनका बौद्ध धर्म के प्रति कितना झुकाव है। तो बैराट अभिलेख जब प्राप्त होता है तो बैराट अभिलेख में लिखा होता है कि सम्राट अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद में इन्होंने हिंसा का त्याग किया था। कलिंग युद्ध के बाद में इन्होंने युद्ध ना करने की शपथ ली थी, और इनका झुकाव कहाँ की तरफ हुआ है? बौद्ध धर्म की तरफ इनका झुकाव हुआ है। तो यह जानकारी भी भाब्रू शिलालेख में मिलती है। अब इसका धार्मिक महत्व क्या है इस अभिलेख का? तो इस लेख में अशोक बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न भी हमें याद रखने हैं, वो कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ के प्रति अपनी आस्था प्रकट करता है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों की जानकारी कौन सा अभिलेख देता है? वह हमें भाब्रू अभिलेख जानकारी देता है। तो यह क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका धार्मिक महत्व क्या है कि यह बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ के प्रति जानकारी देता है। आपने बौद्ध धर्म की लाइनें सुनी होगी, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। यह जो बौद्ध धर्म की टैगलाइन्स हैं, यह क्या कहलाती हैं? बौद्ध धर्म के यह त्रिरत्न कहलाती है, जिसकी जानकारी हमें कौन सा शिलालेख देता है? वह हमें भाब्रू शिलालेख इसकी जानकारी देता है। अब इसकी वर्तमान स्थिति क्या है कि यह अभिलेख वर्तमान में कोलकाता के एशियाटिक सोसाइटी म्यूजियम में है। जो यह अभिलेख जो हमें कहाँ से प्राप्त होता है? यह विराटनगर या बैराट से हमें प्राप्त होता है। वर्तमान में कहाँ पे है? यह कोलकाता के एशियाटिक सोसाइटी म्यूजियम में यह रखा है। इसलिए इसे क्या कहते हैं प्रेजेंट में? कलकत्ता बैराट शिलालेख भी इसको कहा जाता है। कि यह शिलालेख खोजा किसने था? कैप्टन बर्ट ने। कैप्टन बर्ट अंग्रेज अधिकारी थे उस समय 1837 में जब यह शिलालेख खोजा गया था। 1837 में आपको पता है कि उस समय अंग्रेजों का प्रमुख मुख्यालय कहाँ पे था? वह कोलकाता होता था। इसलिए अंग्रेजों को जो भी स्पेशल चीजें मिलती थी, ऐतिहासिक चीजें मिलती थी, तो उन्हें वो कहाँ से शिफ्ट कर देते थे? वह कोलकाता शिफ्ट कर देते थे। ये बैराट की पहाड़ियों में विराटनगर मत्स्य जनपद की जो राजधानी रही, वहां से ये बैराट अभिलेख प्राप्त होता है। तो इसको अंग्रेज बाद में कहाँ ले गए? अपने नगर, या अंग्रेजों का नगर कौन सा है? कलकत्ता। तो इसलिए इसको कोलकाता बाद में शिफ्ट कर दिया गया था। अरे कलकत्ता के एशियाटिक सोसाइटी म्यूजियम में प्रेजेंट समय में रखा गया है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? कलकत्ता बैराट शिलालेख भी इसे कहा जाता है। अगर हम बात करें कि दूसरा शिलालेख, मैंने अभी बताया था कि बैराट से अशोक के 2 शिलालेख प्राप्त होते हैं। पहला शिलालेख जिसको हम किस नाम से जानते हैं? उसे हम भाब्रू शिलालेख के नाम से जानते हैं। दूसरा जो शिलालेख है वह बैराट लघु शिलालेख है, जिसकी खोज कब होती है? 1871-72 में एसीएल कार्लाइल द्वारा उसकी खोज होती है। और अगर पहले अभिलेख की बात करें तो उसकी खोज कब होती है? 1837 में। किसके द्वारा खोज की जाती है? कैप्टन बर्ट द्वारा उसकी खोज की जाती है। और दूसरे शिलालेख की खोज कब होती है? दूसरे शिलालेख के 1871 से 72 में एसीएल कार्लाइल द्वारा इसकी खोज की जाती है। और यह भीम की डूंगरी के पास एक चट्टान पर उत्कीर्ण मिला था। और जो पहला शिलालेख मिला था वह कौन सी पहाड़ी पर मिला था? वह है बीजक की पहाड़ी पर। वह बीजक पहाड़ी पर मिला था। और जो दूसरा शिलालेख है वह है भीम डूंगरी पर वह मिला था। भीम डूंगरी और बीजक की पहाड़ी दोनों जयपुर में है। तो यह आपको ध्यान रखना है कि बैराट अभिलेख में 2 है। पहला अभिलेख जिसको हम क्या बोलते हैं? भाब्रू भाब्रू शिलालेख। और दूसरा अभिलेख है जिसको हम क्या बोलते हैं? बैराट का लघु शिलालेख। और इनके आपको डेट भी याद रखने के कब खोजे गए थे। एक भाब्रू जो शिलालेख था 1837 में, और बैराट का लघु शिलालेख 1871 में। यह किसके द्वारा खोजा गया था? कैप्टन बर्ट द्वारा। और यह किसके द्वारा खोजा गया था? तो एसीएल कार्लाइल द्वारा खोजा गया था। तो ये भी ध्यान रखना है। अगर हम बात करें दूसरे अभिलेख की, तो यह सबसे इंपॉर्टेंट अभिलेख है जो कि अनुमान हर एग्जाम में पूछा जाता है। उस अभिलेख का नाम है गोसुंडे का शिलालेख। यह कहाँ से प्राप्त होता है? यह चित्तौड़गढ़ जिले से हमें प्राप्त होता है। और यह किसकी जानकारी देता है? तो यह राजस्थान में वैष्णव यानी कि भागवत संप्रदाय से संबंधित सबसे प्राचीन प्रमाण माना जाता है कि राजस्थान में वैष्णव धर्म का या भागवत धर्म का प्रभाव था। उसकी जानकारी का सबसे सटीक और सबसे प्राचीन स्रोत कौन सा माना जाता है? वह है गोसुंडी शिलालेख को माना जाता है। अब इसकी खोज कब हुई थी? तो कवि राजा श्यामल दास ने इसकी खोज, लेकिन इसे पहली बार पढ़ने का श्रेय डॉक्टर डी आर भंडारकर को जाता है।
तो आपको ध्यान रखना है कि जो घोसुंडी का शिलालेख था उसकी खोज किसने की थी? कवि राजा श्यामल दास जी ने उसकी खोज की थी। लेकिन इसे जो पहली बार पढ़ा उसका श्रेय किसको जाता है? तो डॉक्टर डी.आर. भंडारकर जी को इसका श्रेय जाता है। और ये किस समय का माना गया है? ये 2nd सेंचुरी, दूसरी शताब्दी का यह अभिलेख माना गया है कि कहा जाता है कि ये घोसुंडी का शिलालेख है वह कौन से शताब्दी का है? तो वह 2nd सेंचुरी, दूसरी शताब्दी का शिलालेख है। और अगर इसकी भाषा और लिपि की बात करें तो इसकी भाषा तो कौन सी है? संस्कृत। और लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि इसकी लिपि है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसकी भाषा कौन सी है? संस्कृत। और लिपि ब्राह्मी है। खोजा किसने था? कवि राजा श्यामल दास ने। और पढ़ने का श्रेय किसको जाता है? पहली बार पढ़ने का श्रेय डॉक्टर बी.आर. भंडारकर को जाता है। अब इसका ऐतिहासिक महत्व की अगर हम इस अभिलेख की बात करें तो जैसे कि मैंने बताया था कि राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय से संबंधित सबसे प्राचीन ग्रंथ है। उसके अलावा ये क्या जानकारी देता है? तो वैष्णव धर्म यानी कि भगवान विष्णु का धर्म। तो जाहिर सी बात है भगवान विष्णु के अवतार के बारे में जानकारी देगा। भगवान विष्णु के एक अवतार भगवान श्री कृष्ण जी थे। तो यह शिलालेख भारत में कृष्ण और बलराम जिन्हें क्या कहा जाता है? संकर्षण और वासुदेव। बलराम जी को हम संकर्षण भी बोलते हैं और भगवान कृष्ण को हम वासुदेव जी के नाम से भी जानते हैं। यह शिलालेख भारत में कृष्ण और बलराम की पूजा के सबसे शुरुआती पुरातात्विक साक्ष्यों में से एक है। वैष्णव धर्म की जानकारी दे रहा है तो यह जानकारी किसके बारे में देगा? भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में। उनमें एक भगवान श्री कृष्ण भी अवतार हुए हैं। तो यह शिलालेख भारत में कृष्ण और बलराम की पूजा के सबसे शुरुआती पुरातात्विक साक्ष्यों में से एक है। दूसरा है वैष्णव धर्म। इसमें भागवत धर्म के प्रचार और वासुदेव की मान्यताओं का उल्लेख भी है। वैष्णव धर्म को ही हम क्या बोलते हैं? भागवत धर्म कहते हैं। तो इसमें यह वैष्णव धर्म की जानकारी देता है। और इस अभिलेख के अनुसार यह किसकी जानकारी देता है? अश्वमेध के यज्ञ की भी यह जानकारी देता है। शिलालेख के अनुसार गजवंश के शासक, कौन से वंश के? गजवंश के शासक सर्वतात ने यहाँ अश्वमेध यज्ञ संपन्न करवाया था। अश्वमेध यज्ञ आपको पता है राजा महाराजा अपने राज्य के विस्तार करने के लिए कोई यज्ञ आयोजन करते थे, अश्वमेध यज्ञ आयोजन करते थे जिसके अंदर जो घोड़े की पूजा की जाती थी, शुरुआती तौर पर घोड़े की पूजा की जाती थी, फिर उस घोड़े को दौड़ाया जाता था। और उस यज्ञ की शर्त क्या होती थी कि जिस जिस क्षेत्र से घोड़ा गुजर रहा है, जिस जिस क्षेत्र से या जिस जिस राज्य की सीमा से घोड़ा गुजर रहा है, अगर उस घोड़े को पकड़ा नहीं गया तब तक वो जिस क्षेत्र से या जिस भी राज्य की सीमा से वो गुजरेगा वह राज्य किसका दिन आता जाएगा? उस राजा के दिन आएगा जिसने किसका आयोजन किया है? यज्ञ का आयोजन किया है। और अगर कोई उस घोड़े को पकड़ लेता है तो उसे राजा, जिस राजा ने यज्ञ किया है उसकी सेना के साथ में युद्ध करना पड़ेगा। जैसे कि हम जानते हैं भगवान श्री राम ने जब अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था तो उनके ही 2 पुत्रों ने, लव कुश ने उनका घोड़ा पकड़ा था। और उसके बाद में जब भगवान श्री राम की सेना आई थी, उनके भाई खुद बजरंगबली जी आए थे, तो वो कहानी आप जानते हो। तो ये वही अश्वमेध यज्ञ है। तो यह घोसुंडी शिलालेख हमें अश्वमेध यज्ञ की भी जानकारी देता है जिसका आयोजन किसने करवाया था? गजवंश के शासक सर्वतात ने इसका आयोजन करवाया था। और यह पूजा शिला प्रकार की भी जानकारी देता है कि इसमें संकर्षण यानी बलराम जी और वासुदेव कृष्ण के मंदिर के चारों ओर पत्थर की 4 दीवारी यानी कि बाउंड्री वॉल बनाने का वर्णन है, जिसे पूजा शिला प्रकार कहा गया है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि पूजा शिला प्रकार क्या कहते हैं, किसे कहते हैं? तो संकर्षण यानी बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण का जो मंदिर होते हैं उसकी तरफ की जो बाउंड्री होती है, 4 दीवारी होती है, उसे क्या कहा गया है? पूजा शिला प्रकार कहा गया है। और इसकी जानकारी भी हमें कौन सा अभिलेख देता है? तो इसकी जानकारी भी हमें घोसुंडी शिलालेख हमें इसकी जानकारी देता है। और दूसरे अभिलेख की बात करें तो एक है नगरी का अभिलेख। अगर इसकी बात करें तो यह भी चित्तौड़ में है। चित्तौड़ में कौन से? नगरी स्थान पर है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो नगरी है वह सिवी जनपद की राजधानी थी। तो यही है कि प्राचीन काल में यह सिवी जनपद की राजधानी थी और इसका समय भी क्या माना गया है? इसका समय भी 2nd सेंचुरी माना गया है। दूसरा घोसुंडी शिलालेख का समय की बात करें तो उसका समय क्या था? उसका समय भी 2nd सेंचुरी था। खोज घोसुंडी शिलालेख की किसने की थी? कवि राजा श्यामल दास ने। लेकिन पढ़ा किसने था? डॉक्टर डी.आर. भंडारकर जी ने। अगर इसकी नगरी शिलालेख की भाषा लिपि की बात करें तो इसकी भाषा भी संस्कृत है और लिपि भी ब्राह्मी है। तो हमें ये चीज भी ध्यान रखनी है। कौन सा अभिलेख की बात करें हम? नगरी शिलालेख, जो कि कहाँ पे मिलता है? चित्तौड़गढ़ के नगरी नामक स्थान से मिलता है, जो प्राचीन काल में सिवी जनपद की राजधानी थी। उसके अलावा हम बात करें वैष्णव धर्म, हाँ ये मैंने आपको अभी बताई थी, ये घोसुंडी शिलालेख से संबंधित बातें हैं। दूसरी हम बात करें
चिड़वा का शिलालेख। अगर हम इस शिलालेख की बात करें तो राजस्थान के इतिहास विशेषकर कि मेवाड़ के गुहिल वंश के अध्ययन के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत है कि यह शिलालेख, मैंने अभी क्लास के स्टार्ट में आपको बताया था कि शिलालेख हमें किसकी जानकारी देता है, उस समय के राजा महाराजाओं की, उनकी प्रशासनिक, राजनीतिक, कार्य व्यवस्था आदि की उनकी जानकारी देते हैं। वैसे ही चिड़वा का जो शिलालेख है वह हमें किसकी जानकारी देता है, वह हमें मेवाड़ राज्य की, और मेवाड़ में भी विशेषकर कौन से वंश की, कौन से वंश का शासन था मेवाड़ में, गुहिल वंश का शासन था, उसकी यह जानकारी देता है। और मेवाड़ के गुहिल वंश की जानकारी का इसको सबसे प्रमाणिक और सबसे ऐतिहासिक स्रोत माना गया है। तो यह शिलालेख 1273 ईस्वी का है। आपको ध्यान रखना है शिलालेख की डेट तो कब का है, 1273 ईस्वी का, विक्रमी संवत 1330। यह उदयपुर जिले के चिड़वा गांव के एक मंदिर के बाहरी द्वार पर लगा हुआ है। यह शिलालेख कौन से, कहाँ पे लगा हुआ है, तो यह उदयपुर जिले के चिड़वा गांव के एक मंदिर के बाहरी द्वार पर लगा हुआ है। और इसकी बात करें तो इसकी भाषा है संस्कृत और इसे नागरी लिपि में लिखा गया है। और इसमें क्या स्पेशल है कि इसमें कुल कितने श्लोक है, इसमें कुल 36 श्लोक है। तो हमें ध्यान रखना है कि चिड़वा का जो शिलालेख वह कहाँ पे है, वह है उदयपुर में स्थित है। उदयपुर में कौन से, चिड़वा गांव में। चिड़वा ग्राम का यह शिलालेख है। कब इसकी खोज कब की गई थी, तो इसकी खोज की गई थी 1273 ईस्वी में, इसकी खोज की गई थी। भाषा की बात करें तो भाषा कौन सी है, तो इसकी भाषा है संस्कृत। संस्कृत तो इसकी कौन क्या हो गई, भाषा। और अगर हम इसकी बात करें तो नागरी, नागरी इसकी लिपि हो जाती है। तो यह बात करते हैं, यह उदयपुर के चिड़वा गांव के एक मंदिर के बाहरी द्वार पर लगा हुआ है। यह शिलालेख से मेवाड़ के गुहिल वंश की जानकारी मिलती है और उनकी किसकी जानकारी मिलती है, गुहिल वंश की उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। मुख्य रूप से इसमें निम्नलिखित राजाओं का वर्णन है। गुहिल वंश के किन राजाओं का चिड़वा के शिलालेख में है, तो बप्पा रावल, जैत्र सिंह, उनकी वीरता और तुर्कों के विरुद्ध उनके संघर्ष का उल्लेख है। जैत्र सिंह के बारे में क्या उल्लेख मिलता है, उनकी वीरता और तुर्कों इल्तुतमिश के विरुद्ध उनके संघर्ष का उल्लेख है। और इल्तुतमिश की अगर हम बात करें तो जैत्र सिंह जी ने इल्तुतमिश के विरुद्ध कौन से संघर्ष किया था, कौन से युद्ध किया था, तो हमें ध्यान रखना है भूताला, भूताला का युद्ध, जो कि कब होता है, सन 1228, सॉरी सन 1227 ईस्वी में भूताला का युद्ध होता है। किन किन के विरुद्ध होता है भूताला का युद्ध, तो ये जैत्र सिंह जो कि कहाँ के शासक हैं, मेवाड़ के, और इल्तुतमिश जो कि कहाँ के शासक हैं, वह है दिल्ली के, गुलाम वंश के शासक। इल्तुतमिश जो कि कहाँ के शासक हैं, दिल्ली के। इनके बीच में कौन सा युद्ध होता है, सन 1227 में भूताला का युद्ध, जिसमें कौन विजयी होता है, जैत्र सिंह जी इसमें विजयी होते हैं। और आपको थोड़ी और जानकारी रखनी है कि इसमें जैत्र सिंह जी के जो सेनापति थे उनका नाम क्या था, तो दो सेनापति थे, बालक और मदन। यह भूताला युद्ध में किसके सेनापति थे, जैत्र सिंह जी के सेनापति थे। भूताला का युद्ध कब होता है, 1227 ईस्वी में। और चिड़वा का शिलालेख भी हमें किसकी जानकारी देता है, वह हमें भूताला युद्ध की हमें जानकारी देता है। तो ये ध्यान रखना है कि मुख्य रूप से चिड़वा के शिलालेख में किन राजा का वर्णन है, बप्पा रावल जी, जैत्र सिंह जी, उनकी वीरता और तिरको इल्तुतमिश के विरुद्ध उनके संघर्ष का। इल्तुतमिश के विरुद्ध कौन सा युद्ध लड़ा था, भूताला युद्ध। कब हुआ था, 1227 ईस्वी में। कौन जीते, जैत्र सिंह जी। जैत्र सिंह जी के सेनापति क्या नाम थे, बालक और मदन। तू और किस राजा की जानकारी देता है, तो तेज सिंह जी और समर सिंह जी, इन राजाओं की, इन गुहिल वंशीय शासकों की हमें जानकारी कौन सा शिलालेख दे रहा है, तो वह हमें चिड़वा का शिलालेख इसकी जानकारी देता है। अगर हम बात करें कि इसके रचित चिड़वा शिलालेख क्या रचयिता कौन है, तो रत्न प्रभसूरी। और इसकी लिपिक यानी कि लिखने वाले कौन है, तो पार्श्व चंद्र जी। और शिल्पी यानी कि इसको उत्कीर्ण किसने किया था, तो केलण ने इसको उत्कीर्ण किया था। ये कौन सा भी लेख के रचयिता या लिपिक है, तो हम बात कर रहे हैं चिड़वा शिलालेख की। चिड़वा शिलालेख की, जिसकी हम बात करें कि रचयिता को यानी कि लेखक कौन है, रत्नपुर बसूरी जी। लेपिक यानी लिखने वाले कौन है, पार्श्व चंद्र जी। और शिल्पी इसके कौन है, केलन इनके शिल्पी हैं। दूसरे हम बात करें बिजोलिया का शिलालेख। बिजोलिया का शिलालेख जो कि यह 1170 ईस्वी
फाल्गुन वदी तृतीया विक्रमी संवत 1226 ईस्वी का। अगर इसकी हम टाइम की बात करें, बिजोलिया अभिलेख किस टाइम का है, तो 1170 ईस्वी में। और ये कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये भीलवाड़ा जिले के बिजोलिया कस्बे में स्थित कौन से मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर के पास एक चट्टान पर उत्कीर्ण है। और यह किसके भाषा में है, तो ये संस्कृत में है और इसके अंदर 93 श्लोक है। आपको ध्यान रखना है, जो चिड़वा का शिलालेख अभी हम पढ़कर आए थे, उसके अंदर श्लोकों की संख्या कितनी थी, उसके अंदर श्लोकों की संख्या थी 36। और बिजोलिया शिलालेख के अंदर श्लोकों की संख्या कितनी है, 93। तो ये चीज भी हमें ध्यान रखनी है। कौन सी भाषा में है श्लोकों की संख्या, संस्कृत में है। और श्लोक कैसे हैं, पद्य भाषा में वह श्लोक लिखे गए हैं। अब यह बिजोलिया का शिलालेख हमें किसकी जानकारी देता है, तो इस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। तो ये ध्यान रखना है कि जो बिजोलिया का शिलालेख है वह मेनली किसकी जानकारी देता है, चौहानों की वह हमें जानकारी देता है। जो हमारे राजस्थान में चौहान राजा हुए हैं, उनकी जानकारी हमें कौन सा शिलालेख देता है, तो वह हमें बिजोलिया शिलालेख जानकारी देता है। और इस शिलालेख में चौहानों को क्या बताया गया है, तो वत्स गोत्रीय ब्राह्मण चौहानों को बताया गया है। यह तथ्य राजपूतों की उत्पत्ति के अध्ययन में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है कि चौहानों को जो ब्राह्मण बताया गया है, और ब्राह्मण भी कौन से, तो वत्स गोत्रीय ब्राह्मण उनको चौहानों को बताया गया है। यह तथ्य है जो राजपूतों की उत्पत्ति के अध्ययन में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और इसमें जो चौहान वंश के जो संस्थापक थे, वासुदेव चौहान जी, उनसे लेकर सोमेश्वर चौहान तक की वंशावली दी गई है। कि बिजोलिया अभिलेख में चौहानों के बारे में बताया गया और चौहान वंशावली, तो जो उनके चौहानों के संस्थापक थे वासुदेव चौहान जी से लेकर सोमेश्वर चौहान तक की वंशावली दी गई है। और इसके अंदर क्या बताया गया है कि वासुदेव चौहान जी द्वारा कौन सी झील का निर्माण बताया गया था, सांबर झील का। तो हमें ध्यान रखना है कि बिजोलिया अभिलेख में किस झील का वर्णन हमें मिलता है, सांबर झील का। इसमें उल्लेख है कि सांबर झील, जिसको हम क्या बोलते हैं, शाकंभरी झील। सांबर झील का दूसरा नाम क्या है, शाकंभरी झील, का निर्माण किसने करवाया था, वासुदेव चौहान ने करवाया था। तो सांबर झील की जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा है, बिजोलिया अभिलेख। चौहानों के बारे में और चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताने वाला अभिलेख कौन सा होता है, बिजोलिया अभिलेख। किसकी वंशावली दी गई है, चौहानों की वंशावली। कहां से कहां तक, वासुदेव चौहान जी से लेकर सोमेश्वर चौहान तक वंशावली दी गई है। और इसके अंदर क्या बताया गया है कि इसके अंदर जो उस समय, जिस समय बिजोलिया अभिलेख उत्कीर्ण हुआ था, उस समय के जो प्राचीन नगर थे, उनके जो कुछ प्राचीन नाम दिए गए। जैसे कि उस समय जब जालोर था, तो उस समय जालोर को जाबालीपुर के नाम से जाना जाता था। जो सांबर है, उसको अभी हमने पढ़ा था कि उसको शाकंभरी के नाम से जाना जाता था। जालोर की एक तहसील है भीनमाल, भीनमाल को श्रीमाल के नाम से जाना जाता था। नागौर डिस्ट्रिक्ट है, जिसको किसके नाम से जाना जाता था, अहि छत्रपुर के नाम से इसको जाना जाता था। बिजोलिया, अभी हमने बिजोलिया में पढ़ा था, ये कहाँ पे, भीलवाड़ा जिले में था। तो बिजोलिया को विंध्यवल्ली, बिजोलिया का उस समय नाम क्या था, जिस समय शिलालेख लगाया था, तो विंध्यवल्ली बिजोलिया को जाना जाता था। और दिल्ली है, दिल्ली को ढिल्लिका के नाम से दिल्ली को जाना जाता था। तो यह शिलालेख हमें और किसकी जानकारी देता है, चौहानों के अलावा और किसकी जानकारी देता है, तो यह हमें नगरों के प्राचीन नामों की भी यह हमें जानकारी देता है। तो ये भी ध्यान रखना, कौन कौन से नगर है, जालोर को जाबालीपुर, सांबर को शाकंभरी, भीनमाल को श्रीमाल, नागौर को अहि छत्रपुर, बिजोलिया को विजय, विंध्यावल्ली और दिल्ली को ढिल्लिका, इन नामों से जाना जाता था। इसकी जानकारी हमें कौन सा अभिलेख देता है, बिजोलिया अभिलेख देता है। ये आप देख सकते हैं, यह कौन सा अभिलेख है, बिजोलिया अभिलेख है, जिसके रचयिता कौन है, गुणभद्र। और कायस्थ यानी कि लेख लिखने वाला कौन है, केशव जी इसके कायस्थ है, यानी कि केशव जी द्वारा यह लिखा गया था। और इसके शिल्पी कौन है, वो नानक जी हैं, जो इसके शिल्पी हैं, कौन से की, बिजोलिया अभिलेख की। अब हम बात करें अभिलेखों के अलावा कुछ प्रशस्ति भी हमें पुरातात्विक स्रोत में मिलती है। तो एक प्रशस्ति राजस्थान की जो सबसे फेमस है, वह है राज प्रशस्ति। यह है राजस्थान और भारत के इतिहास का एक अत्यंत गौरवशाली अभिलेख है, और यह विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख भी माना जाता है। राज प्रशस्ति को विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है। कहाँ पे स्थित है, यह उदयपुर जिले के पास राजसमंद झील की नौ चौकीपाल। अगर बात करें राज प्रशस्ति के लोकेशन की, तो यह उदयपुर जिले के पास में कौन सी झील पड़ती है, राजसमंद झील। वहां की भी कौन सी जगह, नौ चौकीपाल पर यह स्थित है। इसे सन 1667 ईस्वी में महाराणा राज सिंह के शासनकाल में स्थापित किया गया था। और कितने, क्यों इसको सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है, क्योंकि यह 25 काले संगमरमर की बड़ी शिलाओं पर उत्कीर्ण है। 25 शिलाओं पर इस प्रशस्ति को लिखवाया गया था। किसने लिखवाया गया था, महाराणा राज सिंह ने। कब लिखवाया था, सन 1667 ईस्वी में। और इसकी भाषा क्या थी, तो इसकी भाषा संस्कृत थी।
और इसमें क्या जानकारी मिलती है? महाराणा राज सिंह जी जो कि कौन कहाँ के शासक थे? मेवाड़ के। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि मेवाड़ में किस वंश का शासन था? गुहिल वंश। तो जाहिर सी बात है कि इसमें किसकी जानकारी मिलती है? तो इसमें हमें मेवाड़ के गुहिल वंश की जानकारी मिलती है। कहाँ से कहाँ तक? तो इसमें बप्पा रावल से लेकर महाराणा राज सिंह तक के मेवाड़ शासकों की उपलब्धियों का वर्णन है। और इस प्रशस्ति में 1615 ईस्वी में हुई मेवाड़ मुगल संधि किस किस के बीच में हुई थी? महाराणा अमर सिंह और जहांगीर के बीच में। कौन सी संधि? मेवाड़ मुगल संधि का विस्तृत विवरण मिलता है। तो हमें यह भी ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेवाड़ मुगल संधि की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? राज प्रशस्ति से हमें उसकी जानकारी मिलती है। और इसमें युद्धों का वर्णन, इसमें महाराणा प्रताप और अकबर के बीच संघर्ष तथा महाराणा राज सिंह द्वारा औरंगजेब के विरुद्ध किए गए कार्यों का उल्लेख मिलता है। जाहिर सी बात है, बप्पा रावल जी से लेकर महाराणा राज सिंह तक के बारे में मेवाड़ शासकों की उपलब्धियों का वर्णन है। तो मेवाड़ के इतिहास की बात करें तो उसमें महाराणा प्रताप जी का नाम नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसमें महाराणा प्रताप और अकबर के बीच संघर्ष का वर्णन है। और कौन से प्रसिद्ध युद्ध हुए हैं? तो आपको भी उस युद्ध का नाम है हल्दी घाटी। हल्दी घाटी युद्ध। और दूसरा युद्ध कौन सा है? दिवेर। दिवेर युद्ध का वर्णन है जो कि किन किन के बीच में होता है? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुए संघर्ष में। और यह शिलालेख बताता है कि राजमंद झील का निर्माण अकाल राहत कार्यों के तहत करवाया गया था। कि जब उस समय जब राज प्रशस्ति का निर्माण करवाया गया था तो उस समय कहा जाता है कि राजस्थान में भयंकर अकाल था। अब अकाल था, लोगों को खेती हो नहीं रही थी, तो लोगों की आजीविका पर संकट आ गया था। अब लोगों को रोजगार देने के लिए उस समय के जो महाराणा राज सिंह थे उन्होंने किसका निर्माण करवाया? एक झील का निर्माण करवाया था। और कौन सी झील थी? अब महाराणा राज सिंह जी ने निर्माण करवाया तो उनके नाम पर इस झील का नाम क्या पड़ा है? राजसमंद झील का। किस हेतु करवाया था? अकाल रातों में लोगों को रोजगार मिल सके इसलिए। इसलिए कहा जाता है कि यह सबसे बड़ा अकाल राहत का ऑपरेशन था। तो यह शिलालेख बताता है कि राजसमंद झील का निर्माण जो कि किसके द्वारा करवाया गया था? महाराणा राज सिंह द्वारा अकाल राहत कार्यों के तहत करवाया गया था। और यह दुनिया के इतिहास में अकाल राहत के लिए किए गए सबसे बड़े प्राचीन कार्यों में से एक का प्रमाण है कि इतने बड़े स्तर पर इतने ज्यादा लोगों को रोजगार देना किस समय? अकाल या इमरजेंसी के समय देना। तो यह दुनिया के इतिहास में सबसे बड़े प्राचीन कार्यों में से एक माना जाता है। और इसके रचयिता, जो राज प्रशस्ति है उसके रचयिता कौन थे? तो उनके रचयिता थे रणछोड़ भट्ट तेलंग, जिनके रचयिता थे। उन्होंने इसे संस्कृत काव्य के रूप में लिखा है। और अगर हम बात करें कि यह जो महाराणा प्रताप के भाई थे, थोड़ी और बात करते हैं, तो महाराणा प्रताप के भाई थे शक्ति सिंह जी। उनकी भी जानकारी यह हमें कौन से प्रशस्ति देती है? तो राज प्रशस्ति भी हमें शक्ति सिंह जी की जानकारी देती है जो कि अकाल राहत कार्य द्वारा करवाया गया सबसे बड़ा था। उसके बाद में अगर हम और प्रशस्ति की बात करते हैं, एक प्रशस्ति है नेमिनाथ मंदिर प्रशस्ति, जिसे क्या कहते हैं? आबू शिलालेख भी जिसे कहा जाता है, या लूण वसई प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखना है कि नेमिनाथ मंदिर प्रशस्ति के और क्या नाम है? तो इसे आबू शिलालेख, आबू का शिलालेख या लूण वसई प्रशस्ति, इन दो नामों से भी इसको जाना जाता है। और यह कहाँ पे स्थित है? अब आबू शिलालेख, आबू कहाँ पे है? राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित माउंट आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिरों से संबंधित है। तो यह प्रशस्ति किससे संबंधित है? नेमिनाथ मंदिर प्रशस्ति किससे संबंधित है? तो यह सिरोही के माउंट आबू के पास स्थित दिलवाड़ा के जैन मंदिरों से यह प्रशस्ति सम्मिलित है। और इसका समय कि कब इसका निर्माण होता, तो सन 1223 ईस्वी की यह प्रशस्ति मानी जाती है। और इसका स्थान मैंने अभी बताया था, माउंट आबू का दिलवाड़ा में स्थित नेमिनाथ मंदिर, जिसे लूण वसई का मंदिर भी कहा जाता है, वहां पर यह उत्कीर्ण है। और इसकी भाषा की बात करें तो इसकी भाषा भी है संस्कृत, इसकी भाषा मानी जाती है। और यह किसकी जानकारी देता है? तो यह आबू, आबू में कौन से वंश का शासन था? आबू में परमारों का शासन था। तो इसमें आबू के परमार शासकों की वंशावली दी गई है। विशेष रूप से किसकी जानकारी है? धारावर्ष परमार की वीरता का इसमें वर्णन किया गया है। जो परमार राजा धारावर्ष थे उनकी वीरता का वर्णन है। और वस्तुपाल और तेजपाल की भी यह जानकारी देती है। यह दो भाई थे। यह प्रशस्ति बताती है कि इस भव्य मंदिर का निर्माण गुजरात के बघेल राजा वीर धवल के मंत्री वस्तुपाल और तेजपाल ने अपने भाई लूण सिंह की स्मृति में करवाया था।
नेमि कौन सा मंदिर का निर्माण करवाया था? नेमिनाथ, नेमिनाथ जी का मंदिर का, नेमिनाथ मंदिर किसने करवाया था इस मंदिर का निर्माण? वस्तुपाल एंड तेजपाल। अब चूंकि इन्होंने, ये दोनों भाई थे और इन्होंने अपने भाई किसकी स्मृति में, लूण सिंह की स्मृति में इस मंदिर का, नेमिनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था, इसलिए इस मंदिर को क्या कहा जाता है? लूण वसई भी इस मंदिर को कहा जाता है। तो ध्यान रखना है कि नेमिनाथ मंदिर को लूण वसई मंदिर भी क्यों कहा जाता है? क्योंकि वस्तुपाल और तेजपाल जो कि मंदिर के क्या थे, निर्माण करता थे, इन्होंने अपने भाई लूण सिंह की याद में इस मंदिर का निर्माण करवाया था, इसलिए इसका दूसरा नाम भी क्या रखा है, इसको हम लूण वसई के नाम से भी हम जानते हैं। तो ये भी चीज हमें ध्यान रखनी है। दूसरा है कि इसके वास्तुशिल्प, इसमें मंदिर का निर्माण और उसकी सुंदरता का बखान किया गया है कि दिलवाड़ा के जैन मंदिर जो कि माउंट आबू या सिरोही की शोभा बढ़ाते हैं, कभी आप घूम कर देखिए कि बहुत शानदार तरीके से उनकी वास्तुकला का और मंदिरों का निर्माण किया है। तो ये हमने कौन सी प्रशस्ति पढ़ी? नेमिनाथ मंदिर प्रशस्ति, जिसे आबू शिलालेख या लूणवसी प्रशस्ति भी कहते हैं। किसकी जानकारी देती है? आबू के परमार राजा को। विशेष रूप से किसका उल्लेख किया गया है? विशेष रूप से धारावर्ष परमार का उल्लेख किया गया है। वस्तुपाल तेजपाल जो गुजरात के राजा कौन, वीर धवल के मंत्री हैं, उन्होंने अपने भाई कौन, लूण सिंह की स्मृति में मंदिर, कौन से मंदिर, नेमिनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। और इसका वास्तुशिल्प की बात करें तो इसमें मंदिर के निर्माण और उसकी सुंदरता का बखान किया गया है। दूसरे अगर हम बात करें स्तंभ लेख की, तो एक स्तंभ लेख है बड़वा स्तंभ लेख। राजस्थान के इतिहास में मौखरी वंश की जानकारी देने वाला सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण अभिलेख माना जाता है। तो यह कौन से वंश की जानकारी देता है? तो ये ध्यान रखना है, मौखरी वंश। मौखरी वंश की यह हमें जानकारी देता है। कौन सा अभिलेख है? बड़वा स्तंभ लेख। यह लेख वैष्णव धर्म, सनातन धर्म जो की जानकारी सनातन धर्म की, और कौन सा अभिलेख देता है? घोसुंडी शिलालेख। तो यह लेख वैष्णव धर्म के पुनरुत्थान और यज्ञों की परंपरा को समझने के लिए बहुत खास है। और इसका समय माना कब गया है? 238 से 239 ईस्वी इसका समय माना गया है। और एक कहाँ पे है? ये बड़वा गांव कौन से जिले में है? 12 जिले में स्थित है। यहाँ से कुल 3 यूप, यूप यानी कि यज्ञ स्तंभ प्राप्त हुए हैं। और इसकी भाषा तो संस्कृत और उत्तरी ब्राह्मी लिपि इसकी भाषा है। और यह क्या किसकी जानकारी देता है? तो यह मौखरी वंश की जानकारी देता है कि यह लेख राजस्थान में मौखरी वंश के शासन का सबसे पुराना प्रमाण माना जाता है। और इसमें क्या है? यज्ञों का वर्णन है कि इस अभिलेख में त्रिरात्र यज्ञ के आयोजन का उल्लेख है। यह दर्शाता है कि उस काल में वैदिक यज्ञों और धार्मिक अनुष्ठानों का काफी महत्व था। किस काल में? मौखरी वंश के शासन काल में। किसका महत्व था? यज्ञों का। और इसमें कौन से शासकों का उल्लेख है? तो इसमें मौखरी वंश के शासकों के महासेनापति बल के 3 पुत्रों, तो मौखरी वंश था उसमें जो सेनापति हुए हैं बल, उनके 3 पुत्र कौन? बलवर्धन, सोमदेव और बल सिंह द्वारा किए गए यज्ञों और उनके द्वारा दिए गए दान का वर्णन भी इसमें मिलता है। और अगर इसकी मुख्य बिंदु की बात करें कि कौन सा अभिलेख की बात कर रहे हैं, बड़वा स्तंभ लेख की, तो यह कहाँ से मिलता है? बड़वा बारा कोटा के पास में। और संबंधित वंश मौखरी वंश, विशेषता त्रिरात्र रेख का संपादन है। और यहाँ से 3 शिलालेख यानी कि यूप स्तंभ मुख्य रूप से मिले हैं। और इसमें किसकी जानकारी है? तो इसमें जो मौखरी वंश के सेनापति कौन है? बल, उनके 3 पुत्रों की जानकारी यह अभिलेख देता है। उनके 3 पुत्रों की जानकारी भी यह अभिलेख देता है। कौन सा? तो बड़वा स्तंभ लेख। और हम बात करें दूसरे शिलालेख की, तो उस शिलालेख का नाम है मंडोर का शिलालेख। मंडोर का शिलालेख कहाँ पे स्थित है? जोधपुर। जोधपुर के समीप मंडोर से प्राप्त हुए, जो राजस्थान के प्रतिहार वंश के इतिहास को जानने के सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीन स्रोतों में से एक है। तो मंडोर में उस समय कौन से वंश का शासन था? और यह मंडोर शिलालेख हमें कौन से वंश की जानकारी देता है? तो यह हमें प्रतिहार वंश की जानकारी देता है। दूसरा, यह शिलालेख एक बावड़ी में लगा हुआ है। जो प्रतिहार शासक किसने लगवाया था? बाउक के समय का है। प्रतिहार शासक बाउक के समय यह शिलालेख कहाँ पे लगा था? एक बावड़ी में लगा था। और इसमें वंशावली किसकी है? प्रतिहारों की वंशावली। कब? उनके संस्थापक, प्रतिहार राजाओं के संस्थापक कौन थे? हरिश्चंद्र जी, जिनको क्या बताया गया है? ब्राह्मण बताया गया है। और उनकी क्षत्रिय पत्नी भद्रा से शुरू होती है। इनकी वंशावली यानी कि परमार की वंशावली कहाँ से शुरू होती है, कहाँ से प्रारंभ मानी जाती है? तो प्रतिहारों की वंशावली हरिश्चंद्र, जो उसको क्या बताया गया है? ब्राह्मण बताया गया है। और उनकी पत्नी जो कि क्षत्रिय कुल से थी, कौन? उनका नाम था भद्रा।
वहां से इनकी वंशावली की शुरुआत होती है। और इसमें बाउक के पूर्वजों और उनकी विजयों का वर्णन भी है, क्योंकि जब मंडोर का शिलालेख लगाया गया था उस समय राजा कौन थे वहां पे राजा थे बाउक, इसलिए इस प्रशस्ति में बाउक के पूर्वजों और उनकी विजयों का वर्णन है। और सामाजिक स्थिति की बात करें तो यह लेख तत्कालिक समाज में वर्ण व्यवस्था और वीरता के आदर्शों पर प्रकाश डालता है। एक्चुअली सामाजिक स्थिति की बात करें तो हर लेख उस समय के तात्कालिक समाज की वर्ण व्यवस्था और उस समय की क्या वीरता के किस्से थे उन सभी पर प्रकाश डालता है। तो यह मंडोर का शिलालेख है जो कि जोधपुर के समीप मंडोर से प्राप्त होता है, जो राजस्थान में कौन से वंश की जानकारी देता है, प्रतिहार वंश की यह हमें जानकारी देता है। और यह शिलालेख कहाँ पे लगा हुआ है, एक बाड़ी में लगा हुआ है, जो कि किसने लगवाया था, बाउक ने लगवाया था। और इसमें प्रतिहारों की वंशावली, प्रतिहारों के संस्थापक हरिश्चंद्र जिनको ब्राह्मण बताया गया और उनकी क्षत्रिय पत्नी भद्रा से शुरू होती है। आगे हम बात करें, मंडोर में एक और अभिलेख प्राप्त होता है जिसे हम नाम देते हैं मंडोर का दूसरा शिलालेख, जो कि सन 1861 ईस्वी का है। तो यह लेख भी एक्चुअली मंडोर के जो भी दोनों शिलालेख हैं वह कौन से वंश की जानकारी देते हैं, तो वह हमें प्रतिहार वंश की जानकारी देते हैं। और जो मंडोर का भी हमने थोड़ी देर पहले लेख पढ़ा था प्रतिहार राजा बाउक के बारे में बताता है, वैसे ही यह लेख किसके बारे में बताता है, प्रतिहार शासक कक्कुक के समय का यह लेख है। और यह मंडोर के खाकुदेवल खाकुदेवल जो कि एक प्राचीन जैन मंदिर या स्मारक जिसको बोल सकते हैं वहां से प्राप्त होता है। कि जो मंडोर के खाकुदेवल से हमें कौन सा शिलालेख प्राप्त होता है, मंडोर का दूसरा शिलालेख हमें प्राप्त होता है, जो कि सन 1861 ईस्वी में प्रतिहार वंश की जानकारी देने वाला शिलालेख है। और इसकी विशेषता क्या है, तो इसमें कक्कुक की उदारता, न्यायप्रियता या शिक्षा के प्रति प्रेम का वर्णन है। यह बताता है कि कक्कुक ने आभीर यानी कि अहीर जाति के लोगों के आतंक को समाप्त कर वहां क्या स्थापना करी, व्यापार और शांति की स्थापना की थी। तो यह कक्कुक की प्रशंसा में लगाया गया एक शिलालेख है, जब वो उसकी वीरता, उसकी उदारता, उसकी न्यायप्रियता और शिक्षा के प्रति उसके द्वारा प्रेम या उसके द्वारा कराए गए कार्यों की जानकारी देता है। और उसने क्या किया था कि अहीर जाति के लोगों के आतंकों को समाप्त कर वहां पे कहाँ पे मंडोर में व्यापार और शांति की स्थापना की। दूसरा है कि मंडोर के लेख जोधपुर के राजकीय संग्रहालय में सुरक्षित रखे गए हैं। कि ये जो दोनों भी लेख प्राप्त होते हैं ये प्रेजेंट समय में इनकी लोकेशन है, तो जोधपुर के राजकीय संग्रहालय में यह प्रेजेंट टाइम में यह सुरक्षित रखे गए हैं। उसके अलावा हम बात करें मानमोरी का शिलालेख, जो कि सन 1713 ईस्वी का माना जाता है। यह चित्तौड़ के पास कुठोली गांव में मानसरोवर झील के तट पर एक स्तंभ पर उत्कीर्ण था, जिसकी भाषा क्या थी, संस्कृत थी। इस शिलालेख से जुड़ी सबसे रोचक बात यह है कि इसे कर्नल जेम्स टॉड, जो कि कर्नल जेम्स टॉड को क्या कहा जाता है, राजस्थान के इतिहास के जनक ने इंग्लैंड ले जाते समय समुद्र में फेंक दिया था। और अगर हम बात करें कर्नल जेम्स टॉड, जो कि राजस्थान के इतिहास के जनक कहते हैं, इनकी एक बुक है एनाल्स एंड एंटीक्विटी ऑफ राजस्थान, यह इनकी क्या है, बुक है। और कर्नल जेम्स टोड को क्या कहा जाता है, राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है। जब मानमोरी का शिलालेख जब कर्नल जेम्स टोड को, एक्चुअली कर्नल जेम्स टोड जो कि एक अंग्रेज अधिकारी लेकिन इतिहास में इनकी रुचि थी, इनकी पोस्टिंग कहाँ पे की जाती है, एक एज ए पॉलिटिकल एजेंट के तौर पर इनकी पोस्टिंग मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट के तौर पर इनकी पोस्टिंग की जाती है। जब कर्नल जेम्स टॉड की पोस्टिंग मेवाड़ में होती है तब वह आम जनता से सुनते हैं, मेवाड़ की वीरता के किस्से सुनते हैं। अब चूंकि कर्नल जेम्स टॉड की रुचि इतिहास में है, इसलिए वह मेवाड़ के गली गली या हर हिस्से में जब वो खोजबीन करते हैं तो उन्हें इतिहास से जुड़ी बहुत सी जानकारी प्राप्त होती है। वहीं पर उन्हें एक शिलालेख प्राप्त होता है, कौन सा शिलालेख, जिसको हम बोलते हैं मानमोरी का शिलालेख। प्राप्त कहाँ से प्राप्त होता है, चित्तौड़गढ़ के पास में पुठोली गांव से वह शिलालेख प्राप्त होता है। इस शिलालेख को कर्नल जेम्स टॉड अपने साथ कहाँ पे लेके जाते हैं, अपने साथ में इसको इंग्लैंड ले जाते हैं। लेकिन ले जाते समय जब रास्ते में थे, समुद्र में जब जहाज था उनका वेट थोड़ा ज्यादा हो गया था, इस वजह से कर्नल जेम्स टॉड को यह शिलालेख कहाँ पे फेंकना पड़ा, यह समुद्र में फेंकना पड़ा था। जो कि हमें किसकी जानकारी देता है, यह मान मौर्य के बारे में यह शिलालेख बताता है, जो कि हमें जानकारी देता है, जिसको कर्नल जेम्स टॉड ने समुद्र में फेंक दिया था। यह शिलालेख इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि चित्तौड़गढ़ पर प्राचीन काल में कौन से वंश का शासन था, मौर्य वंश का शासन था। और इसमें बकायदा 4 मौर्य राजाओं के नामों का उल्लेख मिलता है, कौन, महेश्वर, भीम, भोज और मान। इस मान को ही हम क्या बोलते हैं, मानमोरी बोलते हैं, जिसको हराकर बप्पा रावल ने, अभी हमने
बप्पा रावल जी का नाम पढ़ा था कि बप्पा रावल ने किसको हराकर, मानमोरी, मानमोरी को हराकर किस पर कब्जा किया था, चित्तौड़ पर। इसका शिलालेख हमें प्राप्त होता है, जिसको कर्नल जेम्स टोड इंग्लैंड ले जाते समय समुद्र में फेंक देते हैं। तो ये मानमोरी का शिलालेख है जो 1713 ईस्वी का है। कहाँ से प्राप्त होता है, चित्तौड़गढ़ के पास में पुठोली गांव से हमें प्राप्त होता है। और उसके अलावा हम बात करें इस शिलालेख में, इस शिलालेख में और क्या क्या चीजें हैं, तो इसमें अमृत मंथन का उल्लेख है कि पौराणिक कथा जो हम समुद्र मंथन की सुनते हैं कि देवता राक्षसों ने समुद्र मंथन किया था, उसमें जो अमृत मंथन है कि अमृत निकला था, वो कहानी हमने सुनी है। तो इसमें उस कहानी का भी वर्णन है। और कर व्यवस्था, इसमें तत्कालीन कर व्यवस्था यानी कि टैक्स प्रणाली और भूमिदान के बारे में भी जानकारी उपलब्ध है कि भूमिदान राजा महाराजा अपने सामंतों, मंत्री, दरबारी, ब्राह्मणों आदि को जो भी भूमिदान देते थे, उन सभी व्यवस्थाओं का और जनता से क्या-क्या टैक्स लिए जाते थे, किस-किस चीज़ पे, फसल पे या भूमि पे या कोई नकदी टैक्स लिया जाता था या फसल के रूप में टैक्स लिया जाता था, उन सभी व्यवस्थाओं की जानकारी भी हमें ये मानमोरी शिलालेख देता है। और अगर हम बात करें इसके लेखक और उत्कीर्णक की, तो इसके रचयिता कौन थे? पुष्य थे और इसे शिवादित्य ने क्या किया था? उत्कीर्ण किया था। तो ये भी हमें इसकी जानकारी देता है। उसके अलावा हम प्रशस्ति की बात करते हैं, एक प्रशस्ति हम पढ़ते हैं सबसे इम्पोर्टेंट है, जब आप मेवाड़ हिस्ट्री पढ़ोगे तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति, ये भी हमें मेवाड़ के कौन से वंश की जानकारी देती है? गुहिल वंश की ये हमें जानकारी देती है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति, यह प्रशस्ति किसने लगवाई थी? महाराणा कुंभा द्वारा। कब लगवाई गई थी? 1460 ईस्वी में। कहाँ पे? कुंभलगढ़ दुर्ग के कुंभ स्वामी मंदिर, जिसे अब प्रेजेंट समय में क्या कहा जाता है? मामादेव मंदिर कहा जाता है। वहां पर यह 5 शिलाओं में उत्कीर्ण है। हमने इससे पहले गुहिल वंश से संबंधित एक और प्रशस्ति पढ़ी थी, वह कौन सी थी? राज प्रशस्ति, जो कि कितनी शिलाओं पर उत्कीर्ण थी? वह 25 शिलाओं पर उत्कीर्ण थी। 25 शिलाओं पर। और एक यह है जो कि गुहिल वंश से संबंधित है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति है, कितनी शिलाओं पर उत्कीर्ण है? तो यह 5 शिलाओं पर उत्कीर्ण कराई जाती है। इसके समय की बात करें तो सन 1460 ईस्वी का समय माना जाता है। स्थान कहाँ पे है? तो कुंभलगढ़ दुर्ग। कहाँ पे? राजसमंद जिले में यह पड़ता है। भाषा और लिपि की बात करें तो इसकी भाषा है संस्कृत और लिपि इसकी नागरी लिपि की यह प्रशस्ति है। इसके रचनाकार हैं, तो इसके रचनाकार के रूप में कवि अत्रि और उनके पुत्र कौन? कवि महेश का नाम प्रमुखता से लिखा जाता है, यानी कि अत्रि महेश द्वारा इस प्रशस्ति की रचना की गई थी। यानी कि अत्रि ने इसे शुरू किया था और महेश ने इसे पूर्ण किया था। तो कौन सी प्रशस्ति की बात कर रहे हैं हम? कुंभलगढ़ प्रशस्ति की। इसमें क्या मेवाड़ के गुहिल वंश से संबंधित है। इसमें गुहिल वंश कहाँ से? बप्पा रावल से लेकर महाराणा कुंभा तक की विस्तृत वंशावली दी गई है। बप्पा रावल का वर्णन इस प्रशस्ति में बप्पा रावल को विप्र, विप्र यानी ब्राह्मण बताया गया है, जो इतिहासकारों के बीच में एक महत्वपूर्ण चर्चा का विषय है कि इसमें बप्पा रावल को क्या बताया गया है? इसमें बप्पा रावल को ब्राह्मण बताया गया है। किसमें? कुंभलगढ़ प्रशस्ति में। और इसमें महाराणा कुंभा की उपलब्धियों के बारे में जिक्र है कि इसमें कुंभाओं की विजय, उनके द्वारा निर्मित दुर्गों और उनकी साहित्यिक अभिरुचि का विस्तार से वर्णन है। उसे अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान और हाल गुरु जैसी उपाधियों से विभूषित किया गया था। हमें ध्यान रखना है कि महाराणा कुंभा की उपाधि कौन कौन सी है? अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान और हाल गुरु जैसी उपाधियां किस प्रशस्ति में मिलती है? तो यह कुंभलगढ़ प्रशस्ति में मिलती है। इसमें कुंभा के विजय और उनके द्वारा निर्मित दुर्गों का, कितने दुर्गों का निर्माण करवाया था? तो 32 दुर्ग, महाराणा कुंभा द्वारा 32 दुर्गों का निर्माण कराया गया था। इसकी जानकारी हमें कौन सी प्रशस्ति देती है? कुंभलगढ़ प्रशस्ति हमें इसकी जानकारी देती है। और उस समय की सामाजिक और धार्मिक स्थिति क्या थी कि यह उस समय के मेवाड़ की धार्मिक मान्यताओं, यज्ञों, वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था पर प्रकाश डालता है। तो ये इस चीज की हमें जानकारी कौन सी प्रशस्ति देती है? कुंभलगढ़ प्रशस्ति देती है, जिसकी रचना की बात करें कि उसकी रचना या रचनाकार कौन है? तो अत्रि और इनके जो पुत्र हैं महेश, यह हमें इस बात की जानकारी देते हैं। तो आज की क्लास में हमने मेवाड़ से संबंधित, गुहिल वंश से संबंधित भी राज प्रशस्ति, कुंभलगढ़ प्रशस्ति पढ़ी है। इसके अलावा भी राजस्थान के जो भी महत्वपूर्ण शिलालेख है जो कि एग्जाम में उनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछे जाने की सबसे अधिक संभावना है। अगर आप पुरातात्विक स्रोतों की बात करें तो बहुत सारे अभिलेख है, बहुत सारी प्रशस्तियां हैं
जिनका कोई मतलब कि अंत नहीं है पढ़ने में। लेकिन यह प्रमुखता से आज की क्लास में हमने सिर्फ़ उन चीज़ों को या उन चीज़ों की स्लाइड हमने बनाई है, जिनके क्वेश्चन्स बार-बार एग्ज़ाम में आ रहे हैं और सबसे अधिक संभावना भी रहती है कि ये क्वेश्चन्स प्रशस्ति या अभिलेखों से संबंधित क्वेश्चन इन्हीं जगह पूछे जाएँ। तो आज की क्लास में हमने तो प्रशस्तियाँ पड़ी हुई हैं पुरातात्विक स्रोत में बैराट अभिलेख है, बैराट का लघु लेख है, गोसुंडी का शिलालेख है, आदि की जो जानकारी है, उन सब चीज़ों को तो आप अच्छे से याद कीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए। बाकी और भी मिलते हैं आपसे कल। धन्यवाद आप सभी का हमसे जुड़ने